Good morning students, very welcome to our channel. So today we are looking at the CSR Net Life Science June 2019 questions, and these are fully solved by Genesis Academy. So in this part of the video हम कुछ questions लेंगे और उनको solve करेंगे. So before we begin, don't forget to subscribe our channel, YouTube channel, and please press the bell icon so that आप आगे के भी videos देख सकें. So let's continue, let's start. सो ये क्वेश्चन है फ्रेट के ऊपर कि टू टेस्ट द इम्पैक्ट ऑफ CMP ऑन प्रोटीन काइनेस एन इन्वेस्टिगेटर मेड अ फ्रेट बायोसेंसर बाय फ्यूजिंग टू फ्लोरोसेंट प्रोटीन्स एट द N एंड द C terminus of a protein kinase A. In the absence of a CMP in the cellular milieu, no FRET signal was detected. कोई signal detect नहीं हुआ था. However, upon CMP addition, a strong emission at 530 was observed. What would be the best configuration of the fluorophores which were used? So जो fluorophores use हुए थे उनकी best configuration क्या थी, ये जिसे बोलते हैं वो जानना चाह रहा है. So let's talk about this. So see, this is about FRET. सबसे पहले हम बात कर लेते हैं FRET, fluorescence resonance energy transfer, that is the full form of FRET. I hope you must be knowing this. So FRET में दो फ्लोरोफोर्स आपस में जब क्लोज आते हैं तो उनके बीच में फ्लोरोसेंस एनर्जी ट्रांसफ़र होता है, जिसकी वजह से एक का जो एब्जॉर्प्शन होता है वो एब्जॉर्प्शन होता है, उसके बाद जो इसका इमिशन होता है वो इसका एब्जॉर्प्शन होता है. जो ये वाला एमिट करेगा, A एमिट करेगा, वो B का एब्जॉर्प्शन हो जाएगा और फिर B अपना वेवलेंथ पे एमिट करता है. सो यहाँ पे 530 पे एमिशन हो रही है, ठीक है, 530 नैनोमीटर पे, और मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता CSR के आंसर्स क्या हैं. यहाँ पे मेरा आंसर और CSR का आंसर, CSR तो नहीं, जो यहाँ पे आंसर दिया गया था की में, वो डिफरेंट है और आपको अभी पता चलेगा वो डिफरेंट क्यों है. व्हाट इज़ द राइट आंसर? सो विबग्योर जो होता है वो पूरा होता है स्पेक्ट्रम. 530 जो होता है वो ग्रीन का होता है. सो ग्रीन इज़ हैविंग 530 नैनोमीटर्स. तो यहाँ पे जो फ्लोरोफोर्स यूज़ करे गए हैं वो ब्लू और येलो होने पड़ेंगे, तभी ग्रीन आएगा, बिकॉज दोनों का मिक्सचर हो जाएगा, क्योंकि दोनों आसपास में है तो दोनों का मिक्सचर हो जाएगा. सो अगर A आपका ब्लू है तो जो B है वो येलो होना पड़ेगा, तभी आपका ग्रीन फ्लोरोसेंट आएगा, जो कॉम्बिनेशन है दोनों का. अब ब्लू तो यहाँ पे है नहीं, चॉइसेस में अगर देख लेते हैं ग्रीन और रेड, जो कि आंसर दे रखा है, विच कैन नॉट बी पॉसिबल. सो C इज द आंसर, सेकेंड इज द आंसर हेयर. So this is the right answer because cyan is somewhere in the green bluish region and yellow अगर होगा तभी आएगा आंसर. So I think 65 का सेकेंड आंसर है, करेक्ट आंसर है. तो आगे चलते हैं. मल्टीमेरिक प्रोटीन, मल्टीमेरिक मीन्स बहुत बड़ा प्रोटीन है जिसमें मल्टीपल यूनिट्स हैं, मल्टीपल चीज़ों से बना हुआ है, मल्टीपल सब यूनिट से बना हुआ है, पेप्टाइड से बना हुआ है. वाज रन ऑन SDS जेल, सोडियम डोडिफाइल सल्फेट के जेल के ऊपर दो बैंड्स वो दिखा रहा है प्रोटीन, ठीक है, और दो बैंड्स जो वो दिखा रहा है, एक 40 का दिखा रहा है और एक 20 का दिखा रहा है, ठीक है ना. और जब हम उस प्रोटीन को नेटिव जेल पे रन करते हैं तो नेटिव में प्रोटीन अपना एक्चुअल साइज दिखाता है कि वो प्रोटीन कितना बड़ा है. सो नेटिव जेल में वो अपना साइज दिखाता है 120 किलो डाल्टन्स, ठीक है ना. सो नेटिव इज नॉन रिड्यूसिंग, यू हैव टू अंडरस्टैंड, नेटिव जेल इज नॉन रिड्यूसिंग. नेटिव जेल इज ऑलवेज नॉन रिड्यूसिंग इन नेचर. सो यहाँ पे जो प्रोटीन का एक्चुअल साइज है 120 है, और हमें नहीं पता प्रोटीन डायमर है, ट्राइमर है, टेट्रामर है, वो हमें नहीं पता. वो तो इन दोनों के डेटा को कंपैरिजन करेंगे तब पता चलेगा. तो अब आपको समझना पड़ेगा, ये जो बैंड है ये एक सिंगल बैंड है, बट यहाँ पे दो प्रोटीन्स भी हो सकते हैं, दो यूनिट्स भी हो सकती हैं जो कि एक सिंगल बैंड में, यानी कि 40 की दो सब यूनिट्स और 20 की. अगर हम इसको वो करते हैं, प्लस कर लेते हैं, 20 + 40 तो 60 आता है, और 60 का एग्जैक्ट डबल है 120. तो यानी कि ये दोनों जो सब यूनिट्स हैं वो डबल हैं. तो आपका जो प्रोटीन है वो उसमें 40 की दो सब यूनिट्स हैं, ठीक है ना, और 20 की दो सब यूनिट्स हैं. उसको आप प्लस कर सकते हो, 40 + 40 + 20 + 20 इज इक्वल टू 120, ठीक है. हम चॉइसेस भी देख लेते हैं. होमोट्राइमर हो नहीं सकता, दो बैंड है, होमोट्राइमर हो नहीं सकता. हीट्रोटेट्रामर जो बिल्कुल आ रहा है, हीट्रोटेट्रामर मीन्स हीट्रो का मतलब हो गया दो डिफरेंट यूनिट्स हैं, ठीक है ना. टेट्रामर है हीट्रोडाइमर,
हीट्रोडायमर हो नहीं सकता। डायमर मीन्स इसमें 2 यूनिट्स हों, हीट्रोडायमर हो नहीं सकता। हीट्रोडायमर होने का मतलब था 80-40 होता तो हीट्रोडायमर होता, या 120 होता तो हीट्रोडायमर होता। हीट्रोट्राइमर हो नहीं सकता, तो एक ही चॉइस है जो कि बिल्कुल सही है, सेकंड। एंड इसका भी हमारा सेकंड आंसर आ रहा है, बिल्कुल सही है ये आंसर, किसी भी बुकलेट से आप देख सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। ये भी क्वेश्चन ईजी है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है। कि ये बेसिकली लैम्बर्ट पियर लॉ पे है। एब्जॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन एंड लेंथ। लैम्बर्ट ने बोला था एब्जॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, एंड बियर ने बोला था इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन। और अगर हम इसको प्रोपोर्शनलिटी के साइन को इक्वालिटी में ले आते हैं तो यहाँ पे एक और वो आ जाता है जिसे हम बोलते हैं, एक कांस्टेंट आ जाता है जिसको हम बोलते हैं मोलर एब्जॉर्प्शन और मोलर एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट। ठीक है ना, सो दिस इज नोन एज मोलर एब्जॉर्प्शन और एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट। ठीक है ना, तो इसको ये बोलते हैं। सो अभी इस फॉर्मूले में हमें पुट करना है और कुछ नहीं करना, बिकॉज बहुत सिंपल है। सॉल्यूशन दे रखा है बोथ एट 0.1 मिलीमोलर कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, NaDH हैज मोलर एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट ऑफ 6220 एंड NaDH इज निग्लिजिबल एंड दैट ऑफ NAD प्लस इज निग्लिजिबल। क्योंकि वो निग्लिजिबल है उसको हम जीरो मान लेते हैं, तो यहाँ पे सिर्फ हम NaDH का कंसिडर करते हैं। सो NaDH का जो मोलर एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट है वो 6220 है। सो एब्जॉर्प्शन कितनी होगी वो हमें निकालनी है। ठीक है, ठीक है, द ऑप्टिकल डेंसिटी यानी कि एब्जॉर्प्शन कितनी है, OD कितनी है वो निकालनी है। 6220 एब्जॉर्प्शन हो गया, एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट हो गया, और कॉन्सेंट्रेशन कितना है 0.1 मिली मोलर। बट आपको समझना पड़ेगा क्योंकि वैल्यूज मोलर में है, तो आप इसको इमीडिएटली, आप इसको सबसे पहले तो है आप इसको मिली मोलर से इसको आप कन्वर्ट कर दीजिए। किस में कन्वर्ट करेंगे आप, इसको कन्वर्ट करेंगे मोल्स में। सो वो हो जाएगा 10⁻⁻⁴, बिकॉज मिली को जब आप कन्वर्ट करते हो, सी मिली 10⁻³ होता है, बट यहाँ पे 0.1 है तो 10⁻⁴ हो जाएगा। ठीक है ना, सो ये आपका हो गया कॉन्सेंट्रेशन। 0.1 मिलीमोलर है तो मोल्स में इतना हो जाएगा, मोल्स लिख देता हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। और फाइनली लेंथ कितना है 5 मिलीमीटर। सो 5 मिलीमीटर को आपको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो सेंटीमीटर में जब आप कन्वर्ट करेंगे तो 0.5 आ जाएगा, बिकॉज मिली टू सेंटी इज, एवरी मिलीमीटर इज 1/10 ऑफ अ सेंटीमीटर। तो 5 इज इक्वल टू 5/10, जिसे बोलते हैं 5/10, और 1/2 दैट इज इक्वल टू 1.5, और सॉरी 0.5। तो जब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा, कैसे आ जाएगा 0.622 इंटू 0.5, और इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास नंबर आ जाएगा 0.031। सो दिस इज द राइट चॉइस, 4 इज द राइट चॉइस। इसका हमने आंसर रखा है 68 का, जो बिल्कुल ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। ओरिएंटेशन ऑफ अ क्लोन जीन इन अ प्लाज्मिक वेक्टर कैन बी चेक बाय। तो वो कह रहा है कि आपने एक जीन क्लोन करी है प्लाज्मिड वेक्टर में। यू हैव क्लोन्ड अ जीन इन अ प्लाज्मिड वेक्टर। पहले तो मैं एक प्लाज्मिड वेक्टर बना देता हूँ। सो ये एक वेक्टर है, वेक्टर बड़ा होता है और उसमें हमने एक जीन क्लोन करी है। सो जो क्लोन रीजन है वो हम दिखा देते हैं इससे। सो ये हमारी क्लोन जीन है और ये हमारा हो गया वेक्टर हो गया। सो दिस इज आर वेक्टर, सो दिस इज दी वेक्टर। ठीक है ना, तो वो बोल रहा है कि ओरिएंटेशन कैसे पता करें, बिकॉज आपको समझना पड़ेगा कि जो ये हमारी क्लोन जीन है इसकी ओरिएंटेशन 2 हो सकती हैं। क्या ओरिएंटेशन हो सकती है, एक तो ऐसे हो सकती है और एक हो सकता है ये ऐसे चले जाए। ठीक है ना, ऐसा पॉसिबल हो जाता है कई बार कि आप अगर सिंगल रिस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज कर रहे हो, जैसे BAM-H1 यूज कर रहे हो, ठीक है ना, दोनों साइड पे, सो आपका जो जीन है वो किसी भी ओरिएंटेशन में जा सकता है। वो ऐसे भी जा सकता है, ऐसे भी जा सकता है और ऐसे भी जा सकता है। तो उसका ओरिएंटेशन पता कैसा किया जाए। सो वो कह रहा है कि या तो यूज टू जीन स्पेसिफिक प्राइमर्स। जीन स्पेसिफिक प्राइमर मीन्स जीन के अंदर, उससे तो कभी पता चलेगा नहीं, तो ये रॉन्ग है पहले वाला। सेकंड वो बोलता है कि रिस्ट्रिक्शन डाइजेशन विद एन एंजाइम दैट हैज अ सिंगल रिस्ट्रिक्शन साइट विद इन द क्लोन जीन, यानी कि उसकी एक साइट विद इन द क्लोन जीन है, एंड नन इन द वेक्टर, यानी कि वेक्टर आपका लीनियराइज हो रहा है अलॉन्ग विद द क्लोन जीन, जिससे कि अगेन आपको पता नहीं चलेगा, यू विल नॉट बी एबल टू सी। PCR यूजिंग अ कॉम्बिनेशन ऑफ वन जीन स्पेसिफिक प्राइमर, एक जीन का प्राइमर हो और एक वेक्टर स्पेसिफिक प्राइमर हो। बिल्कुल इससे पता चल जाएगा। कैसे पता चल जाएगा वो मैं बताता हूँ कि आपने यहाँ पे एक प्राइमर ले लेना है, ठीक है ना, और दूसरा प्राइमर ले लेना है आपने जीन में।
तो अगर तो वो यहाँ पे है या यहाँ पे है उससे फ़र्क पड़ जाएगा, क्योंकि अगर जीन इस ओरिएंटेशन में गई है तो वो प्राइमर यहाँ पे है, ठीक है ना, और अगर इस ओरिएंटेशन में गई है तो वो प्राइमर यहाँ पे है। तो इसका साइज़ मान लो आपका आ जाता है 50 KB और उसका आ जाता है आपका 150 KB, तो उससे आपको साइज से पता चल जाएगा। तो ये बिल्कुल ठीक है, थर्ड इज़ द राइट चॉइस। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इक्वल वॉल्यूम ऑफ pH 4 एंड pH 10 आर मिक्स। दो सोल्यूशन है, उनका इक्वल वॉल्यूम, एक सोल्यूशन है pH 4 और दूसरा है 10, उसको हमने मिक्स किया। सो फाइनल सोल्यूशन का pH कैसे होगा ये मैंने पहले से लिख रखा है, बिकॉज बहुत लॉन्ग कैलकुलेशन है इसमें, तो कुछ नहीं करना है हमें। सी पार्ट स्टार्ट है, ये 71 क्वेश्चन से सी पार्ट स्टार्ट है, तो एक बार देख लेते हैं कैसे करना है। सो pH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन। सो ये सबको पता ही है कि जो pH होता है वो माइनस लॉग ऑफ H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन होता है, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। नाउ इस फॉर्मूला में हमें लगाना है M1 और N1 V1, N फॉर नॉर्मेलिटी, M फॉर मोलैरिटी। सो अगर हमें पता नहीं है तो हम इसको N भी ले सकते हैं और M भी ले सकते हैं, बट अगर HCl है तो उसमें नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी इक्वल हो जाएगी, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट अलग और कोई सॉल्यूशन होगा तो उसमें देखना पड़ेगा, जैसे H2CO3 और कुछ और होगा जिसमें नॉर्मेलिटी इज़ नॉट इक्वल टू मोलैरिटी, तो उसमें देखना पड़ेगा, ऑल दो वो भी इक्वल हो जाएंगे। सो एनी हाउ, सो ये हम लिख लेते हैं। pH सॉल्यूशन 1 है, जो pH का वो 4 है, सो H प्लस आयन हो जाएगी 10⁻⁻⁴। सॉल्यूशन 2 का pH 10 है, तो H प्लस हो जाएगी 10⁻⁻10। और आपको एक समझना पड़ेगा कि वॉल्यूम इक्वल लिया है, तो हम वॉल्यूम V1 को x मान लेते हैं और V2 को x मान लेते हैं। V1 इज x और V2 इज ऑल्सो x, तो V इज इक्वल टू 2x। तो यहाँ से आप देख सकते हैं इट इज इक्वल टू 2x, यानी कि 10⁻⁻⁴ जो कि मोलैरिटी है, इंटू x प्लस 10⁻⁻ इंटू x अगेन इज इक्वल टू m इंटू 2x। सो m हो जाएगा, x कट जाएगा, अपॉन 2 आ जाएगा। तो यही मैंने इसको खोल के प्लस कर दिया और कुछ नहीं किया है, बिकॉज 10⁻⁴ हो जाएगा 0.0001 और ये हो जाएगा जब 2 से डिवाइड करेंगे तो ये नंबर इतना आ जाएगा, ये पूरा नंबर आ जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे, दिस इज़ द फुल नंबर विच विल बी देयर। और लॉग निकालना है, सो लॉग इज माइनस लॉग ऑफ H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन, सो माइनस मिसिंग है, माइनस लॉग ऑफ H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन इज योर, सो H प्लस तो यहाँ पे आ गया, सो माइनस हम लिख देते हैं, माइनस H प्लस को यहाँ पे लिख देते हैं लॉग ऑफ H प्लस। सो लॉग जब हम इस नंबर का लेते हैं, व्हेन वी टेक द लॉग, तो हमारा जो आंसर आ जाता है वो -4.3 आता है, ठीक है ना, -4.3 आंसर आ जाता है। और जब हम उसको माइनस करते हैं तो 4.3 आ जाता है, तो इसके हिसाब से हमारा जो आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए 4। और अब कमाल की बात आपको बताता हूँ कि जहाँ से मैंने ये लिया है क्वेश्चंस, वहाँ पे आंसर दे रखा है 7, जो कि गलत है, बिकॉज हमने कैलकुलेट करके निकाला है। तो मैंने आपको बताया वहाँ पे 2 गलतियाँ तो मैं इस पूरे आंसर सेट में लगा चुका हूँ, और किसी इंस्टीट्यूट की है, तो आप समझ सकते हैं कि इंस्टीट्यूट्स को कितना आइडिया होता है सब्जेक्ट का। इससे आप बिल्कुल भली बात ही समझ सकते हैं, मेरे ख्याल से मुझे और बताने की ज़रूरत नहीं है, ये तो पूरा कैलकुलेट करके दिखाया आपको मैंने। सो 4.3 आ रहा है, तो इट्स अप्रॉक्सीमेटली 4। हमेशा राउंड ऑफ जो करते हैं 4.5 के ऊपर होगा तो 5, 4.5 से नीचे है तो 4। सो आंसर आपका 4 आएगा। सो आंसर इज़ 4 फॉर दिस क्वेश्चन। सो चलिए आगे चलते हैं और क्वेश्चंस लेते हैं। तो हमने स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 71 का आंसर अभी कैलकुलेट किया था, जो कि हमारा आ गया था पूरा, अपने आप देख सकते हो पूरा आंसर कैलकुलेट किया था 4.3 और ये 4 आया था। तो अब हम 72 पे आते हैं। सो 72 पे आने के लिए हम क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं एक बार, अच्छे से पढ़ना ज़रूरी है क्वेश्चन को, कि बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, इसलिए मैं ज़्यादा इसमें वो नहीं करूँगा, इसमें कुछ समझाने वाला भी नहीं है कि एल्कापिट्यूनेरिया किस वजह से होता है, और उसका आंसर है होमोजेंटिसेट ऑक्सीडेज। इसमें कुछ समझने वाला ये कुछ भी नहीं है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, स्ट्रेट क्वेश्चन है, बायोकेमिस्ट्री का है। आपको इसको तो ऐसे क्वेश्चंस को तो आपको पढ़ के जाना पड़ेगा, इसमें कुछ समझने वाला नहीं है। चलो आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। 73, एक प्रोटीन लिया है उन्होंने, 100 रेजिड्यूज हैं उसमें, ठीक है ना, और उसका स्ट्रक्चर डिटर्मिन किया है। देखो स्ट्रक्चर 2 तरह से डिटर्मिन हो सकता है, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी से हो सकता है और दूसरा NMR से हो सकता है। आपको समझना पड़ेगा, NMR स्टैंड्स फॉर न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। तो जब उन्होंने स्ट्रक्चर डिटर्मिनिंग किया है तो उन्होंने देखा कि फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन देखा, क्या क्या ऑब्जर्वेशन है, डायहाइड्रल एंगल्स। मेरे ख्याल से अगर आपने रामाचंद्रन प्लॉट पढ़ा है तो आपको डायहाइड्रल एंगल्स पता होंगे, चाय एंड साई,
दो होते हैं डायहेड्रल एंगल्स, चाय एंड साई, रामाचंद्रन प्लॉट में आपने पढ़ा होगा। और ये जो डायहेड्रल एंगल्स होते हैं, जो एंगल्स डिटर्मिन्ड फ्रॉम एक्सरे एंड एनएमआर विल बी आइडेंटिकल, कि जो आपका देखो बायोलॉजी में कुछ भी चीज़ आइडेंटिकल नहीं होती है, तो अगर आप एक्सरे और एनएमआर यूज़ कर रहे हो तो वो कभी भी आइडेंटिकल नहीं हो सकता, तो फर्स्ट चॉइस इज डेफिनेटली रॉन्ग। दूसरा वो बोलता है द डायहेड्रल एंगल डिटर्मिन्ड बाय एक्सरे स्ट्रक्चर विल बी मोर एक्यूरेट। येस, आप ये कह सकते हो, बिकॉज देखो एक्सरे जो होता है, एक्सरे इज अ स्क्रीन शॉट, एनएमआर इज अ काइंड ऑफ मूवी, ठीक है। सो मैं आपको बता रहा था कि एक्सरे जो होता है वो एक स्क्रीनशॉट होता है। सो डायहेड्रल डिटर्मिन्ड बॉम एक्सरे स्ट्रक्चर विल बी मोर एक्यूरेट, ये बात बिल्कुल सही है, दिस इज़ करेक्ट, यू हैव टू अंडरस्टैंड, दिस इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट, कि जो डायहेड्रल एंगल्स आपके डिटर्मिन होंगे एक्सरे से वो ज़्यादा एक्यूरेट होंगे, वो ज़्यादा सही होंगे, तो दिस इज़ करेक्ट। बीटा टर्न्स कैन डिटर्मिन्ड ओनली बाय एनएमआर, नहीं ऐसा नहीं होता, बीटा टर्न्स कैन बी ऑल्सो डिटर्मिन्ड बाय एक्सरे, बट दे कैन बी मोर एक्यूरेटली डिटर्मिन्ड बाय एक्सरेज, बिकॉज एक्सरेज जो होते हैं वो आपके दे आर, आई एम टेलिंग यू मोर। सो अगर हम ये चॉइसेस देखें बी एंड डी, तो ये सेकंड में करेक्ट है, तो सेकंड इज द राइट आंसर। सो आई थिंक हम आगे चलते हैं। सो ओके, 74 क्वेश्चन एक और ले लेते हैं। सो उसके बाद का आगे क्वेश्चंस आगे देखेंगे, अगले भाग में देखेंगे। सो टीआरएनए का स्ट्रक्चर अगर आपको याद नहीं है तो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो सकता है ये आपके लिए, बट मैं आपको बता रहा हूँ, मैं टीआरएनए का स्ट्रक्चर बनाऊंगा भी नहीं, आई विल नॉट मेक द टीआरएनए स्ट्रक्चर। और अगर आपको ना भी याद हो तब भी आप इस क्वेश्चन को ऐसे करके ले जाओगे, क्योंकि अगर तो देखो आपको समझना पड़ेगा, आपको जो आर्म्स हैं उनका फुल फॉर्म मालूम होना चाहिए और कुछ नहीं करना। जैसे डी आर्म जो होता है डायहाइड्रो यूरिडीन होता है, उसके अंदर डी स्टैंड्स फॉर डायहाइड्रो यूरिडीन, और T5C होता है स्यूडो यूरिडीन का शॉर्ट फॉर्म होता है। तो यहाँ तो दो तो मैंने ऐसे ही मिला दिए बिना स्ट्रक्चर देखे हुए, कुछ नहीं मैंने आपको बताया। अगर फुल फॉर्म पता है, डायहाइड्रो, डी आर्म स्टैंड्स फॉर डायहाइड्रो यूरिडीन, सो डी का 1 हो गया, लिखते चलो, डी स्टैंड्स फॉर 1, सी का 4, ठीक है ना, सी का 4। एक्सेप्टर आर्म आपको पता है कि स्टेम लूप होता है और CCA होता है, ये सबको पता होता है, CCA ओवरहैंग होता है सब में। सो आपका जो ए हो गया उसका हो गया 2 हो गया, और एंटीकोडॉन जो हो गया आपका 5 बेस पेयर स्टेम, और एंटीकोडॉन लूप में जो स्टेम होती है वो 5 बेस पेयर्स की होती है। ये बचता है, अगर आपको नहीं भी पता तो यही बचता है, तो आप देख सकते हो। सो डी का 1 किस में है, पहले तो वो चेक कर लो, डी का 1 एक में ही है, सी का 4 आ रहा है, ए का, बी का 3 आ रहा है, ए का 2 आ रहा है। देखो हमने जो कैलकुलेट किया है वो बिल्कुल सही आ रहा है, फोर्थ में बिल्कुल वही बन रहा है, मैंने तो देखी भी नहीं थी चॉइसेस, तो सामने ही कर दिया, तो बहुत करेक्ट है हमारा आंसर फोर्थ वाला। सो आई थिंक स्टूडेंट्स विद दिस वी विल स्टॉप हेयर, एंड दिस इज़ आवर बैचेज आर स्टार्टिंग, डेमो क्लासेज आर गोइंग ऑन। अगर आप डेमो क्लास चाहते हैं फॉर CSR, गेट और MSc लाइफ साइंसेज, एंड यू वांट टू स्टडी फ्रॉम द बेस्ट टीचर्स जिनको सब्जेक्ट का आइडिया, बिकॉज आई एम टेलिंग यू हमारे फील्ड में काफ़ी सारे टीचर्स दे आर एब्सोल्युटली नॉट हैविंग एन आइडिया, क्लियर आइडिया, बिकॉज इट्स अ वेरी स्पेशलाइज फील्ड, दे आर नीट स्पेशलिस्ट जो आपको CSR वगैरह पढ़ा रहे होते हैं। सो इफ़ यू वांट टू हैव अ वेरी गुड फील, आप पढ़ना चाहते हैं उन टीचरों से जिनको आइडिया है, सो दीज आर आर नंबर्स, यू कैन सी दिस इज़ आर लैंडलाइन नंबर, दीज आर आर नंबर्स, दिस इज़ दी Genesis Academy. We have a Facebook print also, Facebook पे भी हमारा एक footprint है, you can also watch out for our Facebook group जहाँ पे हम ये videos लगातार post करते हैं। So you can reach us by Facebook, you can reach us by mail, you can reach us by landline, you can reach us by mobile, and our batches are starting both weekend and weekday, and all these batches will be online, let me tell you. So these batches are online, अभी batches बन रहे हैं। So in this time I request you can watch our videos and make up your mind, and that is it student, best of luck for your exams, CSR exams जो आने वाले हैं जून में, and best of luck for your exams of MSc entrances and GATE जो आने वाले हैं। GATE तो हो चुका है अगले साल के GATE के लिए। So students, thank you very much, see you then, bye, take care।